शुरुआत कर रहा हूँ वो वीडियो अभी जो टैक्स ऑफिसर का पेपर आया है यानी अधिशासी अधिकारी कर एवं राजस्व निरीक्षक के लिए, उसमें जो हिंदी का सेगमेंट है 100 मार्क्स का, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आगे जाके पर डे आपको ये वीडियो मिलेगा जब तक एग्ज़ाम से पहले पहले हम इसको सिलेबस ख़त्म कर दें हिंदी को लेके। और आपको जैसे पीछे दिख ही रहा होगा कि हिंदी को हमने उसमें शुरुआत की है, तो थोड़ा सा इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में जो हिंदी वाला पोर्शन है उसमें इसने वर्ण विचार वाले सेक्शन में स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इन सब के बारे में दिया है। ये 15 मार्क्स का है। तो सबसे अच्छी बात है इस बार इसने मार्क्स मेंशन किए हैं, जिसके कारण आपको क्या है इसमें कितनी मेहनत करनी है आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है ना। जो उसने दिया है हम वही पढ़ेंगे और पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है वहीं में से कुछ ना कुछ आएगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें मैक्सिमम कवर किया जाए जिससे आपका हिंदी और चीज़ों में काम आ जाए। क्योंकि देखा जाए इसमें सभी चीज़ें लगभग पूरा व्याकरण दिया है लेकिन अगर हम टॉपिक वाइज क्लियर करें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो लोग क्या है इसमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम इसमें आगे जितना भी सिलेबस है पूरा वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कि उत्तराखंड की सीरीज भी चलेगी इसमें, क्योंकि इसमें इसने उत्तराखंड के लिए जो बताया उसमें तो लगभग उत्तराखंड का जो इतिहास है वो 10 नंबर का है। उत्तराखंड की संस्कृति 10 नंबर की है, 20 ही हो गए। 10 नंबर का उत्तराखंड का भूगोल है, 20 नंबर का उत्तराखंड का आर्थिक राजनीतिक प्रशासनिक है और 10 नंबर का उत्तराखंड का आर्थिक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना। तो ये 20 और 20 40 और 20 60 नंबर की उत्तराखंड आएगी आपकी। उसमें 200 में से 60 मार्क्स का उत्तराखंड है, 100 नंबर का हिंदी है, बाकी रेस्ट जितना बचता है वो आपका क्या है क्योंकि टोटल 300 नंबर का पेपर है, तो बाकी जो बचता है वो आपका क्या है जीएस का सेक्शन है। तो यह हम शुरू कर लेते हैं। इसमें मैंने चार्ट पहले बना रखा है, इसके बाद मैं इसका जो मैंने ये पीछे चार्ट बनाया है इसके बाद सबसे शॉर्टकट तरीका इसको बताऊंगा मैं आपको, जिससे आपको इसमें दिक्कत ना हो समझने में। तो पहले से सबसे पहले टॉपिक जो बताया उसमें टॉपिक के अनुसार हम पढ़ते हैं। इसमें स्वर एवं व्यंजन के बारे में बात की है और स्वर और व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में बात की है, ठीक है ना। तो आपको जैसे आप पहले दिख ही रहा होगा, यहाँ पर जो वर्ण है वो 52 है, वर्णों की संख्या 52 है। और वर्ण जो होते हैं, वर्णों के बारे में जो सीधी बात आती है, वर्ण जो होते हैं अखंडनीय होते हैं, यानी वर्ण का कभी टुकड़े नहीं हो सकते। ये आपको क्या है कामता गुरु की बुक में मिल जाएगा हमेशा से, ठीक है ना। तो वर्ण 52 होते हैं, इसमें से स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या कितनी है 33 है। ये आपको दिख ही रहा है। ये चार्ट आप बना सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। अगर थोड़ा दिक्कत हो तो मैं इसे और घुमा देता हूँ। तो स्वर 11 है, व्यंजन हमारे क्या 33 है। अब नॉर्मली हमने क्या टोटल वर्णों की संख्या 52 लिखी है, 52 लिखा है यहाँ पर, लेकिन आपको क्या है 52 या 33 या 11 मिला के 44 होता है, लेकिन आपको वहाँ ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। 44 के बाद और होता है इसमें, क्योंकि ये भी स्टार्टिंग का ही है, तो इसमें आगे जाएगा 52 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। पहले इसको हम समझ लेते हैं। आपको यही ध्यान रखना स्वर होते हैं 11 होते हैं। 11 में से जो संख्या है, देखो स्वरों की संख्या कितनी है 11। ये क्वेश्चन पेपर में बनता है, ये पेपर में ऐसे आता है कई बार। स्वरों की संख्या कितनी है 11। बेसिकली इसको लेकर 3 क्वेश्चन पेपर में हमेशा आते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है 11, मूल स्वर कितने हैं 10, स्वरों की कुल संख्या कितनी है तब 13 आता है, ठीक है ना। इसमें बाकी अंग आह भी जुड़ जाता है लास्ट में, तो हम अंग आह को भी स्वर में ही काउंट करते हैं। क्यों करते हैं कैसे करते हैं आगे देखेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ। कुल स्वरों की संख्या 13 है, मूल स्वरों की संख्या 10 है, स्वर कितने हैं नॉर्मल वो हैं 11। री को काउंट करेंगे इसमें। तो जैसे आपको दिख रहा है स्वरों की संख्या 11 है, अ आ इ उ ऊ री ए ऐ ओ औ। री को इसमें काउंट किया है, इसलिए क्या है स्वरों की संख्या 11 है। स्वर के भेद कितने होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में, जैसे पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है संज्ञा के कितने भेद हैं, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन आता है स्वर के कितने भेद हैं। तो आंसर आता है हमारा 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। मात्राएं कितनी है 10। 10 क्यों, क्योंकि जो ये मात्राएं सबको हम काउंट करके लिखते हैं। छोटे आ की मात्रा नहीं होती है, इसलिए मात्राओं की संख्या 10 मानी जाती है, क्योंकि छोटा छोटा और हर जगह क्या है इंक्लूड रहता है, वो अंडरस्टूड रहता है हमेशा। इसलिए कई बार वो जब जैसे लास्ट टाइम उसने पेपर में पूछा था नक्षत्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 9 पे छोटे आ की मात्रा थी, तो जब उसका संधि विच्छेद करेगा तो 9 पे हलंत आएगा, फिर छोटा आ आएगा, ठीक है। उसके बाद अक्षर को तोड़ेंगे जिससे मिलके बनता है उस तरह से। इसमें स्वरों की जो मात्राएं होती हैं वो 10 होती है, इसमें हम छोटे आ की मात्रा को काउंट नहीं करते। तो जितना मैंने चार्ट बनाए इन सब में ये समझिए आप प्रत्येक क्वेश्चन ही है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा आपसे
मात्राओं की संख्या कितनी होती है, स्वरों की कितनी मात्राएं होती है। लड़का बोले 11 होती है, 11 तो है ही नहीं, क्योंकि छोटे आ की मात्राएं नहीं होती है, वो क्या होती है, अंडरस्टूड रहती है, तो मात्राएं 11 होती है। अब यहाँ पर स्वर के बारे में आते हैं, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। मूल स्वर मतलब जो बेसिक जिसे बोलते हैं, जो स्वर की उत्पत्ति हुई, उसमें क्या था, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ही, इनको मूल स्वर कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे मूल स्वर है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, इस दीर्घ स्वर को दो भागों में बांटा गया है, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर हमारे क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो मूल स्वर का मतलब ये नहीं है कि मूल स्वर में क्या है, जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं उनको मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। ह्रस्व मूल स्वर कहने मतलब ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर में जो मूल स्वर है वो क्या हमारा, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर दो प्रकार के, एक मूल दीर्घ स्वर है, एक संयुक्त स्वर है। मूल दीर्घ स्वर में क्या आएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वर में क्या आएगा, ए आई ओ औ। देखो आपको ए आई ओ और औ को उच्चारण करते समय, ए का उच्चारण करते समय आपको ई की ध्वनि आएगी अगर आप ध्यान से सुनोगे, और ओ का उच्चारण करते समय आपको ऊ की ध्वनि आएगी। जब आगे हम गुण संधि वगैरह पढ़ेंगे, उसमें ऐ संधि गुण संधि पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको क्या है वो दिखाई देगा। जब क्या होगा, भिन्न स्वर का मिलन ई से होता है तो ए बन जाता है, जब भिन्न स्वर का मिलन व से होता है तो व का क्या है, ऊ बन जाता है। तो ये आप आगे पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है ना। इसमें हम पढ़ेंगे मतलब किस तरह से कि आ का हो जाता है, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे आगे वाली चीजें संधि में देखेंगे इसको हम। तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ए आई ओ औ, इन पर आपको ध्यान देना, ठीक। ये सीधे सर डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने भले क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लिखा है, लेकिन आप इसे समझोगे तो आपको समझ आए क्वेश्चन बनेगा। दूसरा इसमें जो अलग से जो नया ऐड हुआ है कामता गुरु के अनुसार, वो ये है कि जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं, यानी कि बड़ा, छोटी, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनको सजातीय स्वर कहते हैं, यानी एक ही जाति के होते हैं। क्यों, क्योंकि अ ई उ री और बड़ा, बड़ी, बड़ी, इनके साथ किसी और चीज का उच्चारण नहीं होता है, इसको सजातीय कहते हैं। और विजातीय स्वर क्या होते हैं, इनको मिश्रित कहते हैं, जो मैं आपको बताया अभी कि ए में क्या ई का उच्चारण आता है, बड़े ए में बड़ी का आता है, ओ में ऊ का आता है, और बड़े ओ में औ में बड़े ऊ का उच्चारण आता है। तो ये तो हमारा स्वर के बारे में हो गया, क्योंकि हम वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्वरों का बेसिक वाला सेक्शन मैंने करा दिया, बता दिया आपको, समझा दिया। इसके बाद में आता है व्यंजन का। व्यंजन संख्या 33 होती है। यहाँ पर जो सबसे व्यंजन तीन प्रकार के, बेसिक सबसे बेसिक व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, ठीक है, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, उदित व्यंजन भी कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, उदित व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, आंसर आएगा 25, क च ट त प, यानी कैचअप, ठीक है ना। कैचअप मतलब क च ट त प, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये टोटल है 25 होते हैं। तो इन 25 वर्णों को क्या कहा जाता है, इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, और उदित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर तीन इसके नाम है। अगर पेपर में आएगा उदित व्यंजन कितने होते हैं, आप उसी तरह आंसर करना, 25 होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा लोक सेवा आयोग, इसके अलावा कुछ बाहर से कुछ स्पेशल नहीं बनाएगा। ऐसे उसमें ये तो खैर अभी मैं आपको मोटा मोटा पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर अभी जाएंगे हम, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं हमारे य र ल होते हैं, उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको केवल स्वर कंप्लीट कराऊंगा, तो हमें अभी हम व्यंजन पे एकदम से नहीं जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आधी डेफिनेशन यहाँ बताऊंगा, आधी डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, खिचड़ी बन जाएगी। पहले हम स्वर को फोकस करेंगे, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक। उस बाद उष्ण व्यंजन तीनों श और ह। तीनों श मतलब सबसे पहले जो होती है वो तालव्य श है, दंती श, मूर्धन्य श और ह, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए किस किस स्वर को क्या कहते हैं, तालव्य श, दंती श, मूर्धन्य श। यानी सर्जम वाली श को तालव्य श कहते हैं, सेव वाली श को क्या कहते हैं, दंती श कहते हैं, और जो पेट फाड़ी श यानी जो षटकोण वाली श होती है उसको हम मूर्धन्य श कहते हैं। और चौथा हमारा उष्ण व्यंजन होता है, वो हमारा ह होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 33 हो गए, 11 हो गए, 44 हो गए, टोटल हमारी 52 तक काउंट करना है। इसमें हमारे अक्षरांतरा ज्ञान नहीं है अभी, ठीक है ना। और फिर श भी आता है, वो भी नहीं है इसमें, तो इसलिए क्या है अभी वो पूरा काउंट नहीं होगा इसमें इस तरह से। तो यह वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया वर्ण वाला, कि स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, आपको सारा क्लियर नजर आएगा। अब हम यहाँ पर इसमें आते हैं, टॉपिक है। जैसे यहाँ पर मैंने टॉपिक लिखा, हो सकता है कैमरे में ना आ रहा होगा। वर्ण विचार पहला टॉपिक है 15 नंबर का, ये हमारे 15 नंबर काउंट होंगे। इन 15 नंबर में से मैंने आपको क्या 3 नंबर करा दिया, ये पढ़ा दिया, 3 नंबर यहाँ से आएगा, ठीक है ना। अब स्वर व्यंजन का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान और
उसके अनुसार जो अनुस्वार वगैरह होगा उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला जो मैंने लिया आज के लिए वो स्वरों का वर्गीकरण है, यानी स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे हम। मैं कैमरा थोड़ा इधर कर लेता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर नजर आए। स्वरों के वर्गीकरण के अनुसार हम देखेंगे स्वर का वर्गीकरण कैसे कैसे होता है। तो पहला जो पॉइंट है इसको नोट कर लेना, ढंग से लिखना, ही पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। जो सभी स्वर होते हैं घोष होते हैं, इसलिए हम स्वरों में कभी ये नहीं पढ़ते। अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं, स्वर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। अगर आप पॉज करके लिखोगे तो आपको और समझ में आएगा, बाकी चार्ट तो बना ही हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको पेपर निकालना तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जितना यहाँ पर दिखेगा मैं आपको जितना समझाने वाला हूँ, जो मैं बताऊंगा कि इसे लिख लो, तो आपको लिखना है तो सोच समझ के, ठीक है ना। और डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन भी साथ साथ लिख सकते हैं, क्योंकि एक बोर्ड में इतना सारा नहीं आ सकता है। तो सभी स्वर घोष होते हैं, यानी आपने व्यंजन में पढ़ा होगा, घोष अघोष, ठीक है, घोष अघोष पढ़ा होगा, और उसमें अल्पप्राण महाप्राण पढ़ा होगा, तो हम व्यंजन में पढ़ेंगे, वहां पर सब कुछ आएगा। स्वरों में नहीं, घोष सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, घोष होते हैं, ठीक है ना। तो घोष का मतलब सीधे सीधे क्या होता है, जो घोष को सघोष भी कहते हैं, ठीक है ना। और घोष का मतलब क्या होता है, घोष घोष होने का सीधा मतलब, घोष आप सुना जैसे क्या होता है, हमारा ड्रम होते हैं ना, जैसे आपने अगर शिशु मंदिर विद्या मंदिर पढ़े होंगे या किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में पढ़े, वहां ड्रम बजता है ना, घोष मतलब ड्रम, यानी जो हमेशा बजता है या जो हमेशा कंपन करता है। तो स्वर जो होता है हमेशा कंपन करते हैं, इसलिए उनको क्या घोष कहा जाता है, क्योंकि हमेशा बजते रहते हैं। अ आ ई लंबे देर तक जाएगा, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। अब बड़ा बोलने से अलग हो जाएगा, नहीं, ऊ ए ऐ ओ औ। तो ये जो वाइब्रेशन आता है, कंपन आता है, इसको घोष कहते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं, ये आपका फैक्चुअल है। दूसरा है उच्चारण का। अब यहाँ पर क्या बोले, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, यानी स्वरों को हम क्लासिफाइड कर रहे हैं कि स्वर कितने कितने प्रकार के होते हैं। यानी जो मैंने स्वर बताया ये सारा कंप्लीट है, इसके अलावा वो कुछ नहीं पढ़ना है, इसी में से पेपर में आएगा, स्वरों के वर्गीकरण से क्वेश्चन आया। 15 नंबर का पेपर है, ये वाला टॉपिक जो है 15 नंबर का, इसमें से जो आज मैं कवर अप करूंगा लगभग लगभग 7 to 8 नंबर कवर अप करूंगा, ठीक। तो उच्चारण काल या मात्रा, ठीक है ना, उच्चारण काल मात्रा के आधार पर स्वरों का जो पहला वर्गीकरण है उच्चारण काल, यानी कि जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उसमें आपको कितना टाइम लगता है, उसको उच्चारण काल कहा जाता है। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के बारे में पढ़ेंगे, उसको देखते हैं, ठीक है। इस बुक में तो है नहीं, लेकिन जो नोट्स लिखा है उसमें तो मिलता है इसमें। तो उच्चारण काल या मात्रा, काल मतलब होता है समय, मात्रा मतलब समय से है। तो उच्चारण काल मात्रा जो पहला होता है ह्रस्व स्वर होता है, यानी ह्रस्व मतलब जिसको बोलने में बहुत कम टाइम लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। छोटा, छोटी, छोटा, ऊरी, इसको क्या कहेंगे हम, ह्रस्व स्वर कहेंगे। यानी उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। उच्चारण काल या मात्रा, यानी उच्चारण करते समय जो टाइम हमें लगता है उसके अनुसार दीर्घ स्वर होते हैं, जितने बड़े बड़े होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ। ए आई ओ मैंने यहाँ बताया था आपको, ए आई ओ, अब देखो आपको क्या सही स्वर है, इनके बोलने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए विजाती है ये, ठीक है ना। तो ए आई ओ औ ये सबके सब यहाँ पर आएंगे, ये क्या होंगे, दीर्घ स्वर होंगे, ठीक। और इसमें जो अगला आएगा वो आएगा पुरुष स्वर। तो जो पुरुष स्वर है, पुरुष स्वर के बारे में एक अलग से चीज आती है, पुरुष स्वर, ठीक है। ये वाला आपने देखा हो, जब कई बार हम करते हैं हम क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं, ओम के बीच में एस लिखते हैं, मां पर हंस लगा देते हैं, इसको हम पुरुष स्वर कहते हैं, ठीक है ना। पुरुष स्वर का एक मीनिंग और होता है, देखो पहले क्या है, ह्रस्व स्वर है, मतलब जिसके समय जिसमें कम टाइम लगता है। फिर दूसरा क्या है हमारा, दीर्घ स्वर, यानी जिसके बोलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। पुरुष स्वर जिसके बोलने में और दीर्घ, यानी अति दीर्घ समय लगता है, अति दीर्घ, यानी जिस स्वर को बोलने में हमें ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे पुरुष स्वर कहते हैं। अब जैसे आप ओम को बोले, ऐसे नहीं बोल दिया ओम, ऐसा नहीं, आप क्या बोले ओम, ऐसे करोगे तो आपको लंबा समय लगता है इसको बोलने में। अगर आप अब अगर 90s के बच्चे हो आप लोग, आपने इसमें क्या है सुपर कमांडो ध्रुव या फिर आपने नागराज की कॉमिक्स वगैरह पढ़ी होंगी, तो उसमें आप देखा होगा जब वो शोर शराबा करते हैं तो वो लोग पीछे से ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो ये पुरुष स्वर होता है, ठीक है ना। यानी जिसको बोलने के उच्चारण में लंबा समय लगता है, इन दोनों से, ह्रस्व से दीर्घ से, उसे पुरुष स्वर कहते हैं। और इसका जो साइन होता है ये एस जैसा होता है एस नहीं है लेकिन एस के जैसा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पुरुष स्वर कहते हैं। जैसे और अगर पेपर में यह आएगा कि पुरुष शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका मतलब होता है उछलता हुआ, उछलता हुआ।
पुरुष पुरुष स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या है? उछलता हुआ। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको आप ये भी कह सकते हैं, पुरुष स्वर को क्या है? बहुमात्रिक, क्योंकि बहुत सारी मात्राएं इसमें काम करती हैं जब हम उच्चारण करते हो ओम इस तरह से, तो बहुमात्रिक कहते हैं। और इसको साथ साथ क्या है? त्रिमात्रिक भी कहते हैं, त्रिमात्रिक। अब देखो एक ही चीज पढ़ने में हमें आपको इतनी सारी चीजें मिल जाती है, तो उसका काफी बेनिफिट रहता है। तो पुरुष स्वर का मतलब क्या? तो उछलता हुआ भी होता है, और इसी को हम बहुमात्रिक या त्रिमात्रिक कहते हैं। ठीक है ना? तो ये पुरुष स्वर के बारे में, ये थोड़ा अलग है, इस पर आप ध्यान दें, पक्का पेपर में पूछेगा। क्योंकि हर्ष स्वर दीर्घ स्वर आप तब भी कर लोगे नॉर्मली, लेकिन पुरुष स्वर थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा सा हो सकता है। आप में से बहुत सारे ऐसे हो जो पुरुष स्वर के बारे में पहली बार पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा इन पर ध्यान देना आपने। अगला क्या होता है? जीवा के प्रयोग के आधार पर, ये जीव है, ये जो हमारी जीव है, जीव का जो आगे वाला टो वाला पोर्शन है, उसके अनुसार इसमें क्या था? अग्र स्वर। अग्र मतलब जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो जीव हमारी सबसे आगे जब लगती है। ठीक है ना? अब इसका उच्चारण करने के लिए आप प्रयोग भी कर सकते हो। अगर आपने प्रयोग अच्छे से किया तो निश्चित आपको क्या पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? अग्र स्वर क्या होता है? छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ये हमारे अग्र स्वर हो गए। ठीक है? मध्य स्वर क्या होता है? छोटा आ, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का क्या ऐसा नॉर्मल उच्चारण नहीं होता है। हम जितने वर्ड हिंदी में बोलते हैं सबके सबके होते हैं, उसमें छोटा पहले से इंक्लूड रहता है, इसलिए इसे मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर में क्या आएगा? बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, और एक इसमें अ, जिसे जैसे ऑफिस लिखते हैं ना, ये वाला आ जाएगा। ये आगत कहलाता है। स्वरों में बेसिकली आपने पहले आगत नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जो ये अ, ये दिख रहा है आपको, इस वजह से हम क्या ऑफिस, ये चंद्रमा लगा देते हैं। ठीक है ना? इसको क्या आगत स्वर कहते हैं। आगत व्यंजन आपने हमेशा पढ़ा होगा, लेकिन आगत स्वर भी होता है। तो ये जो अ होता है इसको आगत कहते हैं। तो इस अ को किसमें? पश्च स्वर में रखा गया है। ठीक है? ऑफिस, इसका उच्चारण आप कैसे करें? तो ऑफिस, उच्चारण ऑफिस यहाँ पर पश्च स्वर में काउंट करेगा। तो ये नई चीज है, तो आप जिसमें नई चीज में जो पहली बार पढ़ रहा है तो उसको तो ध्यान दें कि जो ये अ है इसको आगत स्वर कहते हैं। यहाँ नीचे देखो लिखा है मैंने आगत स्वर। ठीक है? यहाँ पर लास्ट वाला पोर्शन ये आगत स्वर में आएगा। तो ये नई चीज है, इसको ध्यान देना। पुरुष स्वर पे ध्यान देना, अ पे ध्यान देना। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, जो विद्वान लोग हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं उनके अच्छे, लेकिन बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, फॉर्म भरा है, और जिनको ये बेसिक नॉलेज नहीं है, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो इन चीजों को बहुत डिटेल में समझें और देखें। तो उच्चारण काल के आधार पर जीवा के प्रयोग के आधार, जीवा के प्रयोग में जीव है, जीव आपको पता कितनी लंबी होती है, आगे से लेके अग्र स्वर मतलब सबसे आगे, यानी जीव जब आगे लगती है तो कौन कौन से स्वर उच्चारित होते हैं? ई, ठीक है ना, ए, आई, देखो जीव आगे रहेगी इसमें। मध्य स्वर जब आप उच्चारण करते हैं, हमें किसी प्रकार उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है? पश्च स्वर मतलब आ, पीछे करना, ऊ, पीछे उच्चारण होता है, ऊ, ए, ओ, औ, तो पीछे आपका उच्चारण होगा, और ऑफिस में आ आएगा। इनको अगर प्रोनाउंस करोगे आप तो आपको क्या है एकदम से समझ में आएगा। तीसरा जो है उच्चारण स्थान के आधार। उच्चारण स्थान मतलब क्या होता है? जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम उच्चारण स्थान के आधार पर काउंट करते हैं। ठीक है ना? तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो आएगा इसमें वो आएंगे कंठ, यानी जिन जिन स्वरों का उच्चारण कंठ से होता है। तो अगर आपको ये सही से याद है कि अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अंग अ ऐसा होता है, तो उसके साथ साथ ये कर सकते हो। यानी अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ, यहाँ तक है। तो अ में जो होता है कंठ, यानी कंठ में जोर पड़ना चाहिए। यानी अगर अगर आपको हिंदी में सही उच्चारण करना है तो कंठ में जोर पड़ना चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए। तालव्य यानी तालु, ये जो आपका जीभ का ऊपर वाला पोर्शन तालु, ई, तो आपके क्या मतलब मुंह खुला रहता है, जीभ ऊपर लगती है, ई। ओष्ठ में क्या होगा? आपके ओठों में क्या है? चेंजेस आएंगे, यानी कि उ, तो ओठों में क्या होगा? आपका जब ओठों से आप बोलोगे तो ओष्ठ कहेंगे। कहने मतलब कभी पेपर में अगर आता भी है, अगर आप थोड़ा सा प्रोनाउंस धीरे से करेंगे, वहां पर चिल्लाना नहीं क्लासरूम में, एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन आप धीरे से उच्चारण करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। उच्चारण स्थान में कंठ स्वर कौन से होते हैं, तो आप कंठ उच्चारण फिर आप पूरा पढ़ना। तो आपको लग रहा है कि हमारे गले में वाइब्रेशन आ रहा है, आप ऐसे ओठ घुमा के बोल के दिखाओ, नहीं कर सकते, ओ नहीं कर सकते आप। ठीक है ना? तो ये कंठ में इसकी आवाज आती है। फिर तालु पे आती है ई, ओष्ठ में उ आता है, फिर मूर्धन्य में री जब आओगे बिल्कुल मुंह बंद रहेगा, री। ठीक है ना? फिर कंठ तालव्य में क्या आएगा? यानी कंठ के साथ तालु का यूज, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या तालव्य में क्या था? छोटी बड़ी थी। मैंने आपको पहले बताया था कि ए के साथ हमेशा ई का उच्चारण आता है, ए से एडी, आई से एन, ठीक है ना? उसके साथ हमेशा क्या है? छोटी या बड़ी का क्या होता है? उच्चारण होता है। तो यहाँ पर जब कंठ तालव्य, कंठ तो था ही, साथ में तालव्य आ गया तो आपको ए आई आएगा इसमें। ठीक है? तालव्य वाला ये आ जाएगा इसमें। ठीक है? कंठ ओष्ठ में क्या आएगा? ऊ के साथ आएगा। ठीक है ना?
ओ औ आ जाएगा इसमें। तो कोई ऐसा विचित्र चीज नहीं है कि आपका नहीं हो सके। ठीक है, तो 3 प्रकार के हैं। चौथा प्रकार है अयोगवा, यानी स्वर का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अयोगवा, अयोगवा में 2 तरह की चीजें होती है, अनुस्वार होता है, विसर्ग। अयोगवा का मतलब क्या होता है, जिसका किसी के साथ योग नहीं है लेकिन तब भी वो चल रहा है। कहने मतलब जो वर्ण है वो 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। और स्वर और व्यंजन अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार अंग और आह यानी अनुस्वार और विसर्ग का यूज करते हैं जहां पर उन्हें आवश्यकता होती है। इसलिए इनको हमेशा स्वरों में ही काउंट किया जाता है, अंग आह को। इसलिए आपने जब आप 12 खड़ी कोई बुक लोगे उसमें साफ साफ होगे ए अ ई उ ए आई ओ औ री अंग आह, ऐसा होगा उसमें लास्ट में लिखा। तो स्वरों में काउंट किया जाता है, इसलिए अयोगवा हम स्वर में पढ़ते हैं। लेकिन एक प्रकार से क्या हो, स्वर और व्यंजन दोनों का यूज होते हैं, क्योंकि उनका कोई योग नहीं है कि उसे स्वर या व्यंजन रखे, ये कंफर्म नहीं था पहले से। ठीक है, और इसमें जो ऐसा विशेष है तो मैं आपको देख लेता हूँ। इसमें जाति सजाति वाला क्वेश्चन हो गया इसमें। तो अयोगवा आपको समझ में आ गया, अयोगवा क्या होते हैं। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि अयोगवा किसने कहा था, तो आचार्य किशोरीदास ने बताया था कुछ टाइम पहले। आचार्य किशोरीदास, जब हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ोगे कभी तो आपको नजर आएगा कि आचार्य किशोरीदास ने क्या कहा था, अयोगवा शब्द दिया था। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में पढ़ते हैं लेकिन आचार्य किशोरीदास के बारे में आपको नहीं पता होगा, उनके बारे में पता नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आचार्य किशोरीदास ने अयोगवा शब्द दिया कि अनुस्वार अंग को क्या है, अयोगवा कहा जाए, तो उसके साथ योग, जो डेफिनेशन है अयोगवा की वो आचार्य किशोरीदास ने दी थी। बस आपको इतना याद रखना है। अगला क्या आता है, ओठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है, ओठ की स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो देखो 1 2 प्रकार के होते हैं, और मुख विवर की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार के होंगे। ओठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवृतमुखी और दूसरा होता है वृत्तमुखी। अवृत मतलब तो जैसे आपको बड़ा आ ई ए आई, मतलब आपका बड़ा मुख खुला, तो अवृतमुखी मतलब जिनके उच्चारण में होंठ गोलाकार नहीं होते, आधा होते हैं, मतलब अवृत छोटा वृत्त बनता है। ठीक है ना, ठीक है ना, होंठ गोलाकार नहीं होते हैं, अवृतमुखी स्वर होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ए आई। ठीक है, पूरी तरह से देखो, वृत्तमुखी से पूरा वृत्त बनेगा, ऊ, देखो पूरा वृत्त बनेगा। ठीक है, ऊ ओ औ, और ये आ भी आगा स्वर भी आएगा इसमें। ठीक है ना, ये क्या है, वृत्तमुखी, इसमें पूरा वृत्त बनेगा। बड़ा, इसमें कई बार ये भी आता है ओठों की स्थिति आधार पर अवृतमुखी कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 प्रकार के होते हैं। वृत्तमुखी कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। अ को काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, ये पाउंड, देखिए इसमें वृत्तमुखी में काउंट किया जाता है इसको, अ को, जो आगा स्वर है। ठीक है, आगा स्वर सिर्फ कौन सा है, जो जैसे ऑफिस वाला होता है, या फिर आपको कोई सा भी आप देख लो उसमें जो भी आपको समझ में आता है उसको हम क्या है इसमें काउंट करते हैं। इसकी मैंने जगह बता दिया, यहाँ भी हमने लिखा था इसको, यहाँ भी लिखा था, फर्स्ट स्वर में लिखा था हमने, यहाँ पर भी इसको मेंशन किया। याद रखना, भूलना मत इससे, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज है। जहां जहां मैंने ब्लैक से मेंशन किया है, घोष को मेंशन किया, यहाँ पर मेंशन किया, उसको आप विशेष ध्यान देना कि इसी में से पेपर में कुछ ना कुछ रहेगा। फिर आज मुख विवर, विवर मतलब होता है गुफा। ठीक है, अब मुख में जब गुफा बनती है या मुख विवर खुलना, यानी जब मुंह में बनी हुई गुफा खुलने के आधार पर आप पढ़ोगे उसमें, तो उसके अनुसार क्या है, 4 प्रकार का होता है। समृद्ध होता है, एक अर्ध समृद्ध होता है, एक विवृत होता है, एक अर्ध विवृत होता है। समृद्ध में क्या क्या आएंगे, ई उ, अर्ध समृद्ध में क्या आएगा, ए और ओ। देखो ये ध्यान देना, अर्ध समृद्ध पेपर में आएगा। अर्ध समृद्ध में क्या क्या आता है, ए और ओ, कॉमा, विवृत में बड़ा आएगा, तो ये भी पेपर में आएगा। विवृत स्वर, निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है, तो बड़ा आपका आंसर आ जाएगा। अर्ध समृद्ध स्वर है 2, छोटा ए छोटा ओ, अर्ध समृद्ध है। अर्ध विपरीत क्या होंगे, छोटा अ ए, छोटा अ आई औ। ठीक है ना, और वो आगा स्वर जो 5 अगला हम पढ़ते हैं इसमें वो आएगा इसमें, ये भी आप लिख सकते हो इसमें। तो वो ये मुख विवर खुलना मतलब जो मुंह खुलेगा, आप उच्चारण अगर ढंग से करोगे तो आपका मुंह बिल्कुल वैसे ही खुलेगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है, समृद्ध विवृत के हिसाब से। समृद्ध क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर लगभग बंद रहता है। समृद्ध क्या होता है, मुख जो है वो क्या है, बंद रहता है, उसको हम समृद्ध कहते हैं। अर्ध समृद्ध में क्या होता है, मुख आधा बंद रहता है, क्योंकि समृद्ध का मतलब क्या है, समृद्ध यानी बंद रहना। तो अर्ध समृद्ध में क्या है, आधा बंद रहता है। विवृत में क्या होगा, खुलेगा।
यानी विपरीत में क्या है, पूरा खुलता है, कोई बंद नहीं रहता। और अर्ध अर्ध विपरीत में क्या होगा, आधा खुलता है, ठीक है ना। समवृत्त मतलब होता है बंद, समवृत्त मतलब बंद, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह बिल्कुल बंद रहता है, ई उ देखो बंद रहता है, ठीक है ना। ऐसे कि अर्ध समृद्ध जिनमें क्या है, समृद्ध है ना, समृद्ध मतलब होता है बंद होना, तो आप इसको उससे याद रखो। विविध मतलब होता है खुलना, तो आप उस हिसाब से याद रखो उसको, ठीक। और इसमें एक नया चीज है, ये पेपर है, मौखिक स्वर किन्हें कहते हैं। मौखिक स्वर क्या होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ और ई, इनको क्या कहते हैं, मौखिक स्वर कहते हैं। ये थोड़ा सा एक नई चीज है, इसको आप लिख सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण वायु केवल मुख से निकलती है, मौखिक स्वर क्या होते हैं, वायु केवल मुख से निकलती है, उनको मौखिक स्वर कहते हैं। और आधा स्वर में बताया जाता है, उसमें क्या आ पे चंद्रमा आ जाएगा लिखा हुआ, बिंदी नहीं आएगी, उससे आधा स्वर कहेंगे, ठीक है। तो ये स्वर के प्रकार हैं, इनको लेके बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो मैं उसका पीडीएफ बना के आपको दूंगा, लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा। कल की क्लास में मैं इसमें क्या करूंगा, व्यंजन पढ़ाऊंगा। व्यंजन थोड़ा लंबा है, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे रिदम में आ जाएंगे और सारे टॉपिक हम क्लियर कर देंगे। अनुनासिक विसर्ग हम कर लेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा, वो हमारा रहेगा इसमें, पहले हम छोटे छोटे कर लेंगे, ठीक है, 10-10 नंबर वाले कर लेंगे। इसमें उपसर्ग प्रत्यय संधि वाला कर लेंगे, इसको हम देखते हुए जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट में हमारा 10वां टॉपिक उसको करेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन काल कारक, इसके बारे में लोकोक्ति मुहावरे में जो भी मेरे टॉपिक लगेगा मैं आपको कराऊंगा। मतलब जो टैक्स इंस्पेक्टर वाला पद है उसकी जितनी भी हिंदी है उसमें कुछ नहीं छोड़ूंगा, सारा कराऊंगा, ठीक है। आप वीडियो देखें ना देखें, अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब हम क्लासेस भी ज्वाइन करें, तो आप लोग क्या है मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है सब्सक्राइब इस लेवल पर पहुंच जाए कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास करा सकूं, जिससे आप कई सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में, फीस नहीं दे पाते हैं या फिर जो फीस देने लायक नहीं है या जिनकी स्थिति ठीक ठाक नहीं है, वो लोग भी क्या करें, तैयारी करें किसी न किसी प्रकार से, और ऑनलाइन जुड़ के क्या करें, वो क्लासेस कर सकते हैं। बाकी से आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।